नमस्कार। इसके पूर्व मैंने सामान्य दबाव समूह का विवेचन किया था आप लोगों के सामने, और आज मैं जो है भारतवर्ष में दबाव समूह की उत्पत्ति कैसे हुई है वह चर्चा करना चाहती हूँ। तो हमारे विद्वानों के अनुसार भारतवर्ष में 3 कारणों से दबाव समूह के उत्पत्ति का वजह बताया गया है। प्रथम है, हमारा देश लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत पर विश्वास करता है, इसलिए अधिक से अधिक लोगों के हित साधनों की पूर्ति के लिए एक नियंत्रणकर्ता के रूप में दबाव समूह का होना नितांत आवश्यक। दूसरा, यह कहा गया है कि आर्थिक क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप की नीतियाँ, सरकार अगर आर्थिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करती है तो उनके इस प्रकार से अवैधानिक कार्य पर नियंत्रण करने के लिए दबाव समूह की उत्पत्ति हुई है। फिर तीसरा महत्वपूर्ण वजह यह बताया गया है कि भारतवर्ष अब व्यक्तिवाद से उभर कर समाजवाद की तरफ आगे उनका झुकाव बढ़ रहा है, और समाजवादी व्यवस्था में बिना भेदभाव, बिना अंतर के सभी के हितों को महत्व दिया जाता है। इसलिए भारतवर्ष में दबाव समूह की उत्पत्ति के इसको बहुत बड़ा कारक बताया गया है। भारत में अमेरिका की तुलना में दबाव समूह विकसित नहीं हो पाए हैं, हालांकि कुछ व्यावसायिक संगठन सक्रिय अवश्य हैं। स्वाधीनता के पूर्व अनेक हित समूह भारतीय राजनीति में क्रियाशील रहते थे। ब्रह्म समाज, धर्म सभा, तरुण बंगाल ग्रुप, सत्य शोधक समाज, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन इत्यादि हित समूह व समाज सुधार के रूप में कार्यरत हैं। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। इस प्रकार स्वाधीनता से पूर्व राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसा संगठन था जिसमें हित समुदाय संगठित होकर अपने हितों की अभिवृद्धि करते थे। मुस्लिम लीग भी मुस्लिम समाज के हितों की अभिवृद्धि के लिए सक्रिय रही। मुस्लिम लीग के प्रभाव को संतुलित करने के लिए हिंदू महासभा की स्थापना की गई है। दबाव समूह के प्रकार को लेकर हमारे देश में सामाजिक संरचना दृष्टिगोचर होती है। भारत में क्रियाशील दबाव समूह को अल्मोल्ड तथा पावेल ने मॉडल के आधार पर विभाजित किया है, और इस प्रकार से इन विद्वानों ने भारत में दबाव समूह के 4 कारण को स्पष्ट किया है। प्रथम वजह है संस्थानात्मक दबाव समूह, अर्थात एक संस्था के रूप में शासन पर, समाज में, देश में जो दबाव बनाया जाता है उसे संस्थानात्मक दबाव समूह का संज्ञा दिया गया है। जैसे कांग्रेस कार्य समिति, कांग्रेस संसदीय बोर्ड, मुख्यमंत्री क्लर्क, केंद्रीय चुनाव समिति, नौकरशाही एवं सेना। दूसरा है समुदायात्मक दबाव समूह, अर्थात एक समूह के रूप में जहां दबाव बनाया जाता है उसे समुदायात्मक दबाव समूह कहा जाता है, और इसका उदाहरण बतलाया गया है श्रमिक संघ, कृषक संघ, व्यावसायिक संघ, छात्र समुदाय, कर्मचारी संघ, सांप्रदायिक संघ। और तीसरा कारक है असमुदायात्मक दबाव समूह, अर्थात बिना समुदाय में रहे दबाव बनाना उसे कहा जाता है असमुदायात्मक दबाव समूह, और इसका उदाहरण है सांप्रदायिकता तथा धार्मिक समुदाय। दूसरा है जातिगत समुदाय, तीसरा है भाषागत समुदाय, चौथा है गांधीवादी संघ, और नेक्स्ट है युवा तर्क, और लास्ट है सिंडिकेट। फिर उसके बाद दबाव समूह का सबसे कारगर कारण बतलाया गया है, वह है प्रदर्शनात्मक दबाव समूह, अर्थात प्रदर्शन करके जो है दबाव जहां बनाया जाता है उसे कहा जाता है प्रदर्शनात्मक दबाव समूह। जैसे सिख स्टूडेंट फेडरेशन, नक्सलवादी नवनिर्माण समिति, सर्वोदय तथा तरुण सेना, गण संग्राम परिषद, नेक्स्ट है अखिल असम विद्यार्थी परिषद। अब यहाँ पर प्रश्न यह उपस्थित होता है कि भारतवर्ष में जो दबाव समूह है उसका कौन कौन से लक्षण हैं। तो प्रोफेसर मायरन वीनर व फ्रेंच निक ने भारतीय दबाव समूह की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है।
जिसके अंतर्गत उन्होंने बतलाया है कि भारतीय राजनीति में परंपरावादी दबाव समूह जैसे जाति, धर्म, समुदाय व प्रादेशिक गुटों की भूमिका अधिक सक्रिय है। भारत में दबाव समूह पर राजनीतिक दलों का नियंत्रण है, इसलिए इन्हें दल के पीछे दलीय सत्ता कहा जाता है। अपने दलीय हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक दलों ने अर्धसैनिक स्वरूप को हासिल कर लिया है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद सार्वजनिक नीति के निर्माण में दबाव समूह की भूमिका जो है वह बहुत ही सीमित है। कुछ वर्षों से सरकार की नीतियों पर राज्य सरकारें भी संगठित दबाव डालने का प्रयास करने लगे हैं। केंद्र व राज्य में जब अलग अलग सरकार होती है तो अपनी मांगों व समर्थन में केंद्रीय सरकार के विरुद्ध में राज्य सरकार जो है एक दबाव गुट बनाने की कोशिश करते हैं। दबाव समूह ने दलीय व्यवस्था को भी डावाडोल करने में सफल रही है। विदेशी सहायता के द्वारा भी हमारी नीतियों को प्रभावित करने के लिए दबाव डाला जाता है। प्रदर्शनकारी दबाव समूह हिंसा, जन आंदोलन, हड़ताल, अनशन, सत्याग्रह जैसे अवैधानिक साधनों का प्रयोग करते भी देखा जाता है। भारत में दबाव समूह प्रशासकों को प्रभावित करने में लगे रहते हैं, न कि नीति निर्माण करने में। भारत में कई बार दबाव समूह के सामने सरकार झुक जाती है, जिससे कई नीतियाँ सार्वजनिक हित के प्रतिकूल हो जाता है। दबाव समूह में इतने अधिक लक्षण होने के बावजूद कुछ न कुछ विसंगतियां हैं, जो कि आप लोगों के समक्ष मैं बतलाने जा रही हूँ। नवजात भारतीय लोकतंत्र में काली घटाओं से कम नहीं है। दबाव गुटों ने हमारे सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को आश्रय दे रखा है। दबाव गुट सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक साधनों का भी कभी कभी प्रयोग करने लगते हैं। हिंसा और जन आंदोलन से अराजकता उत्पन्न होती है। कभी कभी राज्य व्यवस्था के अस्तित्व का ही खतरा बना रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्मचारियों के द्वारा अचानक कार्य बंद कर देने से प्रशासन ठप हो जाता है। लेकिन आज भी भारतवर्ष में दबाव समूह की प्रासंगिकता है। हमारी राज्य व्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने हेतु दबाव गुटों को समुचित स्थान देना चाहिए। राजनीतिक दल की तरह दबाव समूह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए आवश्यक है, बशर्त यह है कि दबाव समूह को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उचित साधनों का प्रयोग करना चाहिए। भारतवर्ष में कुछ आधुनिक दबाव समूह बहुत ही दृष्टिगोचर हो रही है, जिसमें से मैं 3 दबाव समूह पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। तो वह है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण दबाव समूह का राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण को दूषित होने से बचाना है। पर्यावरण संरक्षण संबंधी समस्याओं के प्रति जनता तथा विश्व के विविध सरकारों को जागरूकता उत्पन्न लाने के लिए 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। भारत में पर्यावरण की दृष्टि से स्थिति संतोषप्रद नहीं है। आज भी वृक्षों की कटाई, जल का प्रदूषण होना से हमें सबक लेना चाहिए कि पर्यावरण के प्रति हमें गंभीर होना है। बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा, मेघा पाटेकर के उनके इस क्षेत्र में दिए योगदान को हमको आगे बढ़ाना है और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। उपभोक्ता संचरण को भी प्रभावी बनाने के लिए स्वयं उपभोक्ता को जागरूक तथा संगठित होकर योजनाबद्ध तरीके से अपने हितों की रक्षा करना चाहिए। और अगर किसी भी उपभोक्ता का जो है उसके विरुद्ध कार्य होता है, उनके साथ धोखाधड़ी होता है, तो अपने इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें जो है उपभोक्ता संरक्षण अभिकरणों में शिकायत करके न्याय प्राप्त करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्व की लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की है, जिन्हें अनेक राज्यों में संविधान के द्वारा पुरुषों के समकक्ष अधिकार दिए गए हैं। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर भी स्त्रियों की दयनीय स्थिति आज छिपी नहीं है। आज भी समाज में अनेक कुरीतियां हमें देखने को मिलता है। महिलाओं की इस स्थिति का मूल कारण है स्वयं महिलाओं में शिक्षा का अभाव तथा पुरुषों पर अधिक आश्रित होना है।
आधुनिक युग में महिलाओं में चेतना जागृत करने व उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए अनेक महिला संगठन एक दबाव समूह के रूप में कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के अंतर्गत महिला आयोग का गठन किया गया है। तो प्रत्येक शासन व्यवस्था में दबाव समूह की भूमिका जो है बहुत ही सकारात्मक होनी चाहिए, जन कल्याणकारी होना चाहिए और साथ ही साथ राष्ट्र व समाज का हित उसमें होना चाहिए। तभी दबाव समूह जो है वह मजबूत हो पाएगा, लोगों को न्याय मिलेगा और जनहित का कार्य जो है बहुत ही अधिक सकारात्मक व सक्रिय रहेगा। तो इसी अभिलाषा के साथ मुझे विश्वास है कि आप लोगों को यह अच्छा लग रहा होगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।